लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शरद चंद्र जी द्वारा लिखित कहानी परेश। मजदूरों का वंश बड़ा वंश है। गांव में उनकी बड़ी भारी इज्जत है। बड़े भाई गुरुचरण इस घर के कर्ता धर्ता है। केवल घर के ही क्यों, उन्हें अगर सारे गांव का कर्ता धर्ता कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। बड़े आदमी तो और भी थे और इतनी श्रद्धा भक्ति का पात्र श्री कुंजपुर में और कोई न था। अपने जीवन में बड़ी नौकरी उन्होंने नहीं की, लेकिन यौवन में जो बार निकटवर्ती जिला स्कूल की मास्टरी के काम में घुसे तो किसी भी लोभ से उन विद्यालय की ममता छोड़कर अनंत जाने के लिए राजी नहीं हुए। यहाँ तक वेतन 30 से बढ़ते बढ़ते 50 रुपये हो गया था और अब उसकी आधी 25 रुपये पेंशन पाते हैं। 3 साल हुए उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया है। संसार में आज तक रुपए की कमी उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ नहीं हुई। अगर ऐसा ना होता तो झगड़ा मिटाने, मामलों का फैसला करने, दलबंदी की गुटबंदियां सुलझाने में उनका आदेश ही श्री कुंजपुर में सर्वमान्य नहीं हो सकता था। उनकी असीम धर्मनिष्ठा, चरित्र की दृढ़ता और अविचलित साधुता के सामने सभी कोई इज्जत से साथ सिर झुकाते थे। उम्र 60 के लगभग होगी। अगर कोई आदमी चरित्र, साधुता या धार्मिकता से जाति दिखाता तो आसपास के 10-20 गांव के लोग उनका यह कहकर मजाक उड़ाते, ओफो तुम तो एकदम गुरुचरण मालूम होते हो। गुरुचरण की स्त्री नहीं थी, केवल एक लड़का था, विमल। संसार में शायद अद्भुत कहलाने लायक सचमुच कुछ है ही नहीं तो इतने बड़े और सर्वगुण संपन्न पिता को ऐसे सर्वदोष संपन्न पुत्र कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। पुत्र के साथ पिता का सांसारिक बंधन नहीं के बराबर था। उनका सारा का सारा बंधन जा पड़ा था भतीजे परेश पर। हरिचरण का बड़ा लड़का परेश ही मानो उसका अपना लड़का हो। परेश MA पास करके कानून पढ़ रहा था। उसे वर्ण परिचय की पहली पुस्तक से लेकर आज तक सब कुछ वे ही पढ़ाते आ रहे थे। विमल ने कुछ नहीं सीखा। उनका यह दुख परेश से मिट गया। छोटा भाई हरिचरण इतने दिनों से परदेश में मामूली नौकरी ही कर रहा था। सहसा लड़ाई के बाद न जाने कैसे वह बड़ा आदमी बन गया और नौकरी छोड़ घर चला आया। लोगों को ऊंचे ब्याज पर रुपए उधार देने लगा। स्त्री के नाम से एक बगीचा खरीद लिया और भी 2-1 काम ऐसे किए जिससे उसने रुपए की गंध को 5-7 गांव में लोगों के नाम तक पहुंचते देर न लगी। एक दिन हरिचरण ने आकर विनय के साथ कहा, भैया बहुत दिनों से मैं आपसे एक बात कहने की सोच रहा हूँ। गुरुचरण ने कहा, अच्छी बात है, कहो। हरिचरण बंगले झांकता हुआ बोला, आप अकेले अब और कितना रह सकते हैं, उम्र भी काफ़ी हो रही है। गुरुचरण ने कहा, सो तो है ही, 60 साल चल रहा है। हरिचरण ने कहा, इसी के कह रहा था कि मैं तो अब घर ही रहूँगा। जमीन जायदाद सब गैर सिलसिले से पड़ी है, जरा निशान लगाकर मैं ही। अगर गुरुचरण ने क्षण भर अपने छोटे भाई के चेहरे की तरफ देखकर कहा, जमीन जायदाद तो अपनी मामूली ही है और गैर सिलसिले से भी नहीं है, लेकिन तुम क्या अलग होने की बात कह रहे हो? हरिचरण ने मारे शर्म के दांतों तले जीभ दबाकर कहा, जी नहीं, जैसा है, जैसा चल रहा है सब वैसा ही चलेगा। सिर्फ जो कुछ अपने पास है उसमें जरा निशान लगा लेना है। और रसोई बसोई भी बड़े झंझट की चीज़ है। सब कुछ एकत्रित ही रहेगा, पर दाल और भात अलग अलग कर लिए जाएंगे। आप समझे नहीं? गुरुचरण ने कहा, समझा क्यों नहीं, समझता तो हूँ ही। अच्छी बात है, कल से ऐसा ही होगा। हरिचरण ने पूछा, निशान आप कैसे लगाएंगे, कुछ तय किया है? गुरुचरण ने कहा, तय करने की तो अब तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आप यदि वह आज आ पड़ी तो तीनों भाइयों के 3 हिस्से बराबर बराबर बांट देने के काम न चल पाएगा। हरिचरण ने आश्चर्य के साथ कहा, 3 हिस्से कैसे? मझली बहू तो विधवा है, लड़का बाला भी कोई नहीं, फिर उनका हिस्सा कैसा? 2 हिस्से होंगे। गुरुचरण ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, 3 हिस्से होंगे। मझली बहू मेरे श्यामचरण की विधवा है, जब तक जीवित रहेगी हिस्सा तो पाएगी ही।
हरिचरण रुष्ट हो गया और बोला, कानून से नहीं पा सकती, सिर्फ खाने पहनने को ले सकती है। गुरुचरण ने कहा, सो तो ले ही सकती है क्योंकि बहू ठहरी। हरिचरण ने कहा, मान लीजिए कल को अगर बेच देना या गिरवी रख देना चाहे तो। गुरुचरण ने कहा, कानून से अगर ऐसा हक हासिल हो तो करेंगे। हरिचरण का चेहरा स्याह पड़ गया, बोला, करेगी क्यों नहीं। दूसरे दिन हरिचरण रस्सी और फीता हाथ में लिए घर घर में नाप जोख करने लगा। गुरुचरण ने ना तो कुछ पूछा और ना बाधा ही डाली। 2-3 दिन बाद ईंटें, काठ, बालू, चूना, सुर्खी भी आ पहुँचे। घर की पुरानी महरी ने आकर खबर दी, कल से राज अलग बढ़ जाएंगे। छोटे बाबू की भीत खड़ी होती है। गुरुचरण ने हंसते हुए कहा, सो तो देख ही रहा हूँ, कहने की क्या ज़रूरत है। 5-6 दिन बाद एक शाम को दरवाजे के बाहर पैरों की आहट सुनकर गुरुचरण ने मुंह उठाकर पूछा, पंचू की माँ क्या है। पंचू की माँ बहुत दिनों की पुरानी बहरी है। उसने इशारे में दिखाते हुए कहा, मझली बहू खड़ी है बड़े बाबू। बड़ी बहू के मारने के बाद से विधवा बहू की इस गृहस्थी की मालकिन है। वे ओट में खड़ी होकर जेठ के साथ बोलती हैं। उन्होंने मृदु कंठ से कहा, ससुर के घर में क्या मेरा कुछ भी दावा नहीं जो छोटी बहू मुझे रात दिन गालियां दिया करती है। गुरुचरण ने कहा, है क्यों नहीं बहू, जैसा उनका है ठीक वैसा ही तुम्हारा भी हक है। पंचू की माँ ने कहा, लेकिन इस तरह करने से तो घर के टिकना मुश्किल है। गुरुचरण सब सुन रहे थे। क्षण भर चुप रहकर बोले, परेश को आने के लिए चिट्ठी लिख दी है। पंचू की माँ, उसके आते ही सब ठीक हो जाएगा, तब तक तुम लोग जरा सख्ती हो। मझली बहू ने दुविधा करते हुए कहा, लेकिन परेश क्या। गुरुचरण ने टोकते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं मझली बहू, मेरे परेश के विषय में लेकिन नहीं चल सकता। हरी उसका बाप जरूर है पर वह लड़का मेरा ही है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी वह मेरा ही रहेगा। उसके ताऊजी कभी अन्याय नहीं करते। यह बात अगर वह न समझे तो समझो कि व्यर्थ ही मैंने इतने दिनों पराए लड़के को छाती से लगाकर आदमी बनाया। दासी ने कहा, इसमें क्या कहना है। उस साल माता निकली थी, सब तुम्हारे सिवा उसके यमराज के मुंह से और कौन छीन के ला सकता था। बड़े बाबू तब कहाँ छोटे बाबू थे और कहाँ उसकी सौतेली माँ। मारे डर के कोई उसके पास तक ना फटकता था। अकेले ताऊजी ही थे, क्या रात और क्या दिन। मझली बहू ने कहा, परेश की माँ जीवित रहती तो शायद उससे भी इतना करते ना बनता। गुरुचरण संकोच में पड़ गया। रहने दो बेटी, ये सब बातें। उसके चले जाने पर वृद्ध गुरुचरण की आंखों के सामने मानो विमल और परेश दोनों पास पास खड़े हो गए। जंगले के बाहर अंधकारमय आकाश की तरफ देखकर उनके मुंह में एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ी। उसके बाद मोटी बांस की लाठी उठाकर वे सरकारों के बैठक खाने में शतरंज खेलने चले गए। दूसरे दिन दोपहर को गुरुचरण रोटी खाने बैठे थे। मकान के उत्तरी तरफ के बरामदे पर कुछ हिस्सा घेर कर हरिचरण की रसोई का काम चल रहा था। वहाँ से तीक्ष्ण नारी कंठ से ऐसी ऐसी कड़वी बातें निकल रही थीं जिनका हदों हिसाब नहीं। उनके भोजन में काफ़ी विघ्न हो रहा था, मगर उनमें जब सहसा पुरुष का मोटा गला आ मिला तब क्षण भर के लिए उनके कान खड़े हो गए और सुनकर सहसा वे उठकर खड़े हो गए। मझली बहू ओट में से हाय हाय कर उठी और पंचू की माँ ने मारे क्रोध और क्षोभ के चित्कार करके इस दुर्घटना को प्रकट कर दिया। आंगन में खड़े होकर गुरुचरण ने भाई को पुकार कर कहा, हरिचरण, औरतों की बात पर मैं ध्यान नहीं देना चाहता, पर तुम पुरुष होकर अगर विधवा बड़ी भौजाई का इस तरह अपमान करोगे तो उसका फिर इस घर में रहना नहीं हो सकता। इस बात का किसी ने जवाब नहीं दिया, पर बाहर जाने के रास्ते में उन्हें छोटी बहू का परिचित तीक्ष्ण कंठ सुनाई दिया। वह मजाक उड़ाती हुई कह रही थी, इस तरह अपमान न किया करो, कह देती हूँ, नहीं तो मझली बहू घर में ही न रह सकेगी।
तब क्या होगा? हरिचरण जवाब दे रहा था, दुनिया रसातल में डूब जाएगी और क्या होगा? कौन कहने के लिए सिर की कसम दिला सकता है? चली जाए तो जान बचे। गुरुचरण ठिठक कर खड़े हो गए। हेडमास्टर साहब की कन्या के विवाह के शामिल होने के लिए गुरुचरण कृष्णनगर को रवाना हो रहे थे कि इतने में अचानक सुना कि परेश घर आ गया है और आते ही बुखार में पड़ गया है। वे घबराते हुए परेश के कमरे में घुस रहे थे कि सामने छोटे भाई को देखकर पूछ उठे, परेश को बुखार आ गया है क्या? हरिचरण हूँ कहकर चला गया। छोटी बहू के मायके की नौकरानी ने सामने रास्ता रोक कर कहा, आप भीतर मत जाइए। न जाऊं क्यों? भीतर दीदी जी बैठी हैं, उन्होंने जरा हट जाने को कह देना। नौकरानी ने कहा, हट कहाँ जाएगी? लड़के के माथे पर हाथ फेर रही है कहकर वह अपने काम में चली गई। गुरुचरण स्वप्नाक्षण की भांति क्षण भर खड़े रहे, फिर परेश को पुकार कर बोले, परेश कैसी तबीयत है बेटा? भीतर से इस व्याकुल प्रश्न का कोई जवाब न आया, मगर नौकरानी ने कहीं से जवाब दिया, भैया जी को बुखार है, सुन तो लिया है। गुरुचरण स्तब्ध होकर 2-3 मिनट तक वहीं खड़े रहे, फिर धीरे से बाहर चले आए और किसी से कोई बात न करके सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। वहाँ ब्याह की धूमधाम में किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, परंतु कामकाज निपट जाने पर उनके बहुत दिनों के मित्र हेडमास्टर साहब ने एकांत में ले जाकर उनसे पूछा, क्या बात है गुरुचरण? सुना है कि हरिचरण तुम्हारे बहुत पीछे पड़ा है। गुरुचरण ने अनयनमक की भांति का, हरिचरण नहीं तो क्या जी? हरिचरण की शैतानी का हाल तो सभी सुन चुके हैं। गुरुचरण को सहसा सब बातें याद आ गईं। बोले, हाँ, जमीन जायदाद के बारे में हरिचरण कुछ गड़बड़ी कर रहा है। उनकी बात के ढंग में हेडमास्टर इब्दत हुए। दोनों बचपन के निष्कपट मित्र हैं, फिर भी गुरुचरण भीतर की बात को उदासीनता के आवरण में छिपाना चाहते हैं। इस बात का ख्याल करके फिर उन्होंने कोई बात नहीं पूछी। गुरुचरण ने कृष्णनगर से घर वापस आकर देखा कि उनकी इन कई दिनों की अनुपस्थिति में मौका पाकर हरिचरण ने आंगन में जगह जगह गड्ढे खोद कर ऐसा हाल कर रखा है कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं। वे समझ गए कि वह अपनी मर्जी और सहूलियत के माफिक घर का बंटवारा करके बीच में दीवार खड़ी करेगा। इसके पास रुपया है, लिहाजा किसी और के महात्मा की उसे ज़रूरत नहीं। वे अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल रहे थे, इतने में मजली बहू को साथ लिए पंचू की माँ आ खड़ी हुई। गुरुचरण समाचार पूछना चाहते थे कि वह अकस्मात स्फुट अंतरकंठ से रोने लगे और रोती रोती उसने बताया कि परसों सवेरे मजली बहू को छोटी बहू ने गर्दन पकड़कर धक्का देती हुई घर से बाहर निकाल दिया और मैं मौजूद न होती तो शायद मार मार कर अधमरी कर डालती। घटना पूरी तरह से सामने से गुरुचरण को ज़्यादा देर न लगी, फिर भी वे मिट्टी के पुतले की तरह निर्वाक और निस्पंद रहकर सहसा पूछ उठे, सचमुच ही क्या हरिचरण ने तुम्हारी देह को हाथ लगाया था बहुरानी? लगा सका वह। थोड़ी देर बाद पूछा, जान पड़ता है तब परेश शायद खाट पर पड़ा होगा। पंचू की माँ ने कहा, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं बड़े बाबू, अभी आज ही तो सवेरे की गाड़ी से कोलकाता चले गए। कुछ हुआ नहीं तो वह अपने बाप की करतूत जानकर गया है। पंचू की माँ ने कहा, हाँ सभी कुछ। गुरुचरण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोले, बहुरानी इतने बड़े अपराध की सजा अगर उसे ना मिले तो इस घर में मेरा रहना उठ गया समझ लो। चलो अभी समय में गाड़ी लिए आता हूँ, तुम अदालत चलकर नालिश करनी होगी। अदालत जाकर नालिश करने के नाम से मजली बहू चौंक पड़ी। गुरुचरण ने कहा, गृहस्थी की बहू बेटियों के लिए यह काम सम्मानजनक नहीं, यह मैं जानता हूँ, पर इतना बड़ा ज़बरदस्त अपमान अगर चुपचाप सह लोगी बेटी तो भगवान तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। इससे ज़्यादा बात और मैं नहीं जानता। मजली बहू ज़मीन से उठकर खड़ी हो गई और बोली, आप पिता के समान हैं, मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं बिना किसी संकोच के उसका पालन करूंगी। हरिचरण के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ। गुरुचरण ने अपनी पुराने ज़माने
की जंजीर बेचकर बड़े वकील को मोटी फीस दाखिल कर दी। निर्दिष्ट दिन के मामले की सुनवाई हुई। प्रतिवादी हरिचरण हाजिर हुआ मगर वादनी नहीं दिखाई दी और वकील ने न जाने क्या कहा सुना। हाकिम ने मुकदमा खारिज कर दिया। भीड़ में गुरुचरण की अचानक निगाह पड़ गई परेश पर, तब वह मुंह फेर कर मंद मंद हंस रहा था। गुरुचरण ने घर आकर सुना कि मायके से किसी की जबरदस्त बीमारी की खबर पाकर मजली बहू बगा नहाए धोए यूं ही गाड़ी बुलवाकर वहां चली गई। पंचू की माँ हाथ पैर धोने को पानी देने आई और सहसा रो रो कर कहने लगी, रात भी झूठी दिन भी झूठा, तुम और कहीं चले जाओ बड़े बाबू, इस पापी संसार में तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। ढोल आए, नगाड़े आए, मंजीरा आए। मुकदमा जीत जाने की खुशी में हरिचरण के घर शुभ चंडी की पूजा के ऐसे बाजे बजे कि सारा गांव उथल पुथल हो गया। दो भागों में विभक्त पैतृक मकान के एक हिस्से में रहा हरिचरण का परिवार और दूसरे में रहे गुरुचरण और उसकी बहुत दिनों की पुरानी दासी पंचू की माँ। दूसरे दिन सवेरे पंचू की माँ ने आकर कहा, रसोई का सब सामान जुटा दिया है बड़े बाबू। और रसोई का ओह हाँ ठीक है, चलो मैं आया कहकर गुरुचरण उठना ही चाहते थे कि दासी ने कहा, कोई जल्दी नहीं है बड़े बाबू, जरा दिन चढ़ने दीजिए, बल्कि आप गंगा स्नान कराइए। अच्छी बात है, जाता हूँ।